प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संविधान की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत में संविधान की विकास की पृष्ठभूमि। भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि मतलब किस किस प्रकार के अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए या भारतीयों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने हमें कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से भेजा गया और उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किए, किस किस प्रकार के अधिनियम यहाँ पर वो लेकर आए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक जो विकास है वह क्रमबद्ध से रूप से हुआ है और अंग्रेजों ने या इंग्लैंड गवर्नमेंट ने किस किस प्रकार के अधिनियम यहाँ पर भेजे और कौन कौन व्यक्तियों ने उनके लिए प्रयास किया है, कौन अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर रहे, कौन गवर्नर और वायसराय रहे, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले अधिनियम पढ़े हैं, इससे पहले हमें जान लेते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है और आगमन होने के बाद में अंग्रेजों ने कौन कौन से ऐसे कानून बनाए, वहाँ से हम चलेंगे। हम पढ़ेंगे आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। और इसी को आधार पर हमने तैयार किया है आज हमारा लेसन भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। तो देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अंग्रेजों का आगमन देख लेते हैं। तो सन 1600 में सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ यानी अंग्रेज कब आए भारत में? सन 1600 ईस्वी को अंग्रेज यहाँ पर आए और उसी के साथ साथ जब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार के मानस से सर्वप्रथम आते हैं और यदि हम चर्चा करें उससे पूर्व की, तो हम जान सकते हैं कि सन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वो भी यूरोप महाद्वीप का व्यक्ति था और इंग्लैंड से जो व्यक्ति आए हैं वो भी यूरोप महाद्वीप के हैं और अंग्रेजों से पहले जो पुर्तगाली आए वो भी यूरोप महाद्वीप के हैं और पुर्तगालियों के साथ जो फ्रांसीसी आए वो भी यूरोप महाद्वीप के हैं। तो फ्रांसीसियों का आगमन और फ्रांसीसियों का जाना और इसके बाद में अंग्रेजों का मजबूत स्थिति में भारत में रुकना और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना और इसके बाद में धीरे धीरे भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंस जाना, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि हम किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बने या यूँ कहें हम इंग्लैंड सरकार के हम कैसे औपनिवेशिक शिकार हुए। तो सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत में हुआ। सन 1700 की बात करें हम, सन 1773 में भारत में अंग्रेजों द्वारा
रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई, एक्ट की स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई। क्रमबद्ध रूप से हम यदि हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना के बाद फिर अंग्रेजों का जो अगला जो चरण रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जब 1857 का समय आ जाता है और 1857 के समय में अंग्रेजों द्वारा पीड़ित जो व्यक्ति किसान होते हैं, जो व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सेना के लोग हैं, धार्मिक प्रकार के जो लोग हैं, और इन सब का अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक बड़े स्तर पर शोषण होता है, और शोषण से एक आक्रोश का जन्म होता है, और वो आक्रोश 1857 की क्रांति या यूं कहें हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वहीं रोक दिया जाता है, और महारानी विक्टोरिया द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रोक करके सीधे इंग्लैंड का शासन भारत में आ जाता है। तो तीसरा जो चरण देखें हम इसी में, तो सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रोक कर इंग्लैंड सरकार में महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड सरकार द्वारा सीधा शासन इंग्लैंड सरकार द्वारा सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया जाता है, अपने हाथ में ले लिया जाता है। और इस प्रकार भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से निकल करके सीधा इंग्लैंड सरकार का औपनिवेशिक देश बन जाता है। औपनिवेशिक देश का मतलब होता है जहाँ ऊपर से किया गया निवेश या ऊपर से संचालित की गई शासन व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब हम देखते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे क्लास को जैसे बढ़ाएं हम। तो जब 1857 की क्रांति हुई और एक बड़े स्तर पर हुई, लोगों में जागृति उत्पन्न हुई, तो इंग्लैंड सरकार जान गई कि अब भारत में हमें सुधार करना चाहिए, और बिना भारत में सुधार का क्रम चलाए एक लंबे समय तक कोई कंपनी नहीं रह सकती, और न इंग्लैंड सरकार भारत को औपनिवेशिक राष्ट्र बना सकती है। तो इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने क्या है, भारत में सुधार के लिए कुछ अधिनियम बनाए, और उन्हीं अधिनियमों में आज हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1909 की। तो भारतीय उदारवादियों को दिग्भ्रमित करने भारतीय उदारवादियों को दिग्भ्रमित करने तथा स्वाधीनता आंदोलन को संचालित करने वाले क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए।
पारित किए गए, कुछ अधिनियम पारित किए गए, और वो जो अधिनियम पारित किए गए हैं, कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं या कुछ अधिनियम बनाए गए, उन्हीं में से हम पढ़ रहे हैं सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 की बात करेंगे आज। भारत शासन अधिनियम 1909, और भारत शासन अधिनियम 1909 में हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखें तो भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। मार्ले कौन था? मार्ले भारत में भारत सचिव है। मार्ले कौन है? भारत सचिव है। और मिंटो कौन है? ये भारत में वायसराय है, वायसराय। और भारत सचिव जो है मार्ले, ये इंग्लैंड में रहता है, और इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड गवर्नमेंट में ये कैबिनेट स्तर का मंत्री है, और ये भारत के लिए वहाँ इंग्लैंड में बैठ करके, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के लिए कुछ कानून या अधिनियम पारित करवाता है। तो ये मार्ले हैं जो भारत सचिव, और ये वायसराय है जो भारत में इन कानूनों को लागू करता है। तो भारत के लिए कानून बनाता है मार्ले, और उनको भारत में लागू करवाते हैं वायसराय मिंटो, और इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि उदारवादियों को दिशाहीन करने के लिए और स्वाधीनता जो क्रांतिकारी हैं, स्वाधीनता आंदोलन में जो जूझ रहे हैं, उनको दबाने के लिए ये अधिनियम लाए गए, और इस अधिनियम का नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। क्या विशेषताएं हैं देखो इस अधिनियम की, ये भी हम साथ में देख लेते हैं। तो पहली तो क्या है, इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए हैं वो भी हम यहाँ पर देखें। और इससे पहले देखें हम कि कब यह अधिनियम लाया गया और कब इस अधिनियम को पारित किया गया। यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो कब लाया गया और कब पारित किया गया। तो 17 फरवरी 1909 को 17 फरवरी 1909 को ये अधिनियम लाया गया। 17 फरवरी 1909 को ये अधिनियम लाया गया, और 15 नवंबर 1909 को इसे लागू किया गया और पारित किया गया, लाया गया। ये अधिनियम लाया गया मीन्स संसद के पार्लियामेंट में रखा गया 17 फरवरी 1909, और 15 नवंबर 1909 को इसको लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम की थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी संगठित भारत को, जो 1857 की क्रांति में भारत संगठित हो गया था, उस संगठन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। दूसरे नंबर पर देखें हमने, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तीसरे नंबर पर देखें हम तो विभाजन के बीज, जो भारत में जो सांप्रदायिक जो हिंसा, सांप्रदायिक जो विभाजन किया गया,
उस विभाजन के बीज इसी अधिनियम में देखने को मिलते हैं। तो विभाजन के बीज इस अधिनियम में देखने को, विभाजन के बीज इस अधिनियम में देखने को मिलते हैं। फूट डालो राज करो की नीति इस अधिनियम में देखने को मिलती है। कौन से अधिनियम में देखने को मिलती है? भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसी अधिनियम के तहत क्या क्या देखो यहाँ पर कार्य किए गए हैं। गवर्नरों को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नरों को वीटो पावर शक्ति दी गई। वीटो पावर एंड निषेधाधिकार की शक्ति दी गई। निषेधाधिकार की शक्ति दी गई, यानी किसी भी विषय पर गवर्नर वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को पारित होने से रोक सकता था। तो कुल मिलाकर के भारतीयों को इसमें भारतीय प्रांतीय सभाओं को रखा गया, भारतीय सदस्यों को इसमें एनुअल किया गया, लेकिन गवर्नरों के पास में वीटो शक्ति होने के कारण गवर्नरों की जो स्थिति वो मजबूत रही। साथ में देखें हम इसमें इसी अधिनियम में कर के बदले वोट देने की नीति लागू की गई। यानी जो व्यक्ति टैक्स देगा, जो व्यक्ति अंग्रेज सरकार को टैक्स देगा वही वोट देगा। तो कर के बदले वोट देने की नीति का पालन किया गया। जो अंग्रेज सरकार को टैक्स देगा वही वोट देगा। इससे अंग्रेजी सरकार में क्या है, थोड़ी इनकम में वृद्धि हुई और साथ में एक आर्थिक आधार पर भी अंग्रेजों ने फूट डाली। और सांप्रदायिक आधार पर यदि हम देखें तो मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रथम रूप से मुस्लिम व्यक्तियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम के दौरान देखें हम तो भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी सन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो 1909 के अधिनियम के तहत बीच में जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की थोड़ा सा और ज़्यादा। तो दूसरा जो अधिनियम अंग्रेज लेके आए वो था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की खास बात क्या है, देखो कि इस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन थे? देखो ये भारत सचिव हैं, भारत में ये मंत्री हैं
और इंग्लैंड में मंत्रियों को सचिव कहा जाता है। तो ये भारत में सचिव हैं, ये भारत के कामों को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठ करके देखा करते थे। और चेम्सफोर्ड जो हैं वो यहाँ पर एक सुधार है, वाइसराय हैं। ये क्या है, यहाँ पर एक वाइसराय हैं। तो ये भारत सचिव यानी मोंटेग्यू ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठ करके नए नए कानून बनाते हैं, भारत के लिए अधिनियम बना के लाते हैं और उनको लागू करने का कार्य करते हैं चेम्सफोर्ड यानी कि वाइसराय। तो दूसरा नाम हो गया इसका मोंटेग्यू कौन और चेम्सफोर्ड कौन, ये हमने प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर समझा। अब इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो भी देखें हम, तो सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े जो विशेषताएं हैं इस अधिनियम की वो विशेषताएं हैं, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। अब द्वैध शासन प्रणाली देखो क्या है, तो द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ होता है द्वैध यानी दो बार, दोहरी शासन प्रणाली। मतलब क्या है कि प्रांतों के ही शासन को दो भागों में बांट दिया गया, एक रक्षित विषय के रूप में और एक स्थानांतरित विषय के रूप में। तो रक्षित विषय जो हैं वह गवर्नर के पास में रहते हैं और स्थानांतरित जो विषय हैं वह भारतीयों के पास में रहते हैं। तो मेन जो पावर वाले जो विषय हैं वो गवर्नरों के पास में होते हैं और गवर्नर को हम पढ़ते हैं, अभी अधिनियम में पढ़ा हमने कि वीटो पावर था, तो वो निषेधाधिकार के माध्यम से किसी कानून को बनने ही नहीं देते थे। तो ये दो अधिनियम हमने देखे और अगले वीडियो में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हुए इन सब अधिनियमों को आप याद करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम